हेलो एवरीवन। हमारे पिछले जो टॉपिक था जेनेटिक्स का, जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक बार फिर से इसका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम रिवीजन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे जो मेंडल्स थे उन्होंने उन्होंने एक कैरेक्टर के दो टाइप के प्लांट्स लिए। ठीक है, पहला जो प्लांट था वो टॉल था और जो दूसरा प्लांट था वो डार्फ था। जो टॉल प्लांट थे उनको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और जो डॉर्फ प्लांट थे उन्होंने उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। जब उन्होंने टॉल प्लांट्स को और यस क्लास, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मोनो हाइब्रिड क्लास जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ है, इस पिक्चर से समझिएगा। इन्होंने एक ही सेम कैरेक्टर्स के दो प्लांट्स लिए, एक टॉल प्लांट था और एक डार्फ था। जो डोमिनेंट वाला था ट्रेट, जो जैसे कि डबल टी कैपिटल वाला, उनको उन्होंने डबल टी दिया, और जो रिसेसिव ट्रेट प्लांट था जिसके कैरेक्टर जनरली एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, उनको उसने डबल स्मॉल टी का नाम दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि टॉल ट्री को और डार्फ प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद आप देख सकते हो उनको तीन तरीके के जो कैरेक्टर्स जो मिले थे उनको F1 जनरेशन में, वो सारे के सारे जो थे टॉल ट्री, लेकिन वो जो क्रोमोसोम्स थे वो हेट्रोजाइगोट है। आप देख सकते हो पहले टॉल टीटी और डार्फ टीटी को उन्होंने ये टॉल टीटी लिया, इसको लिया, फिर इस एक टॉल टी का एक ये टी है, एक ये टी है। सिमिलरली इधर की तरफ का भी ये जो था, जो टॉल टी और टॉल टी, जब उन्होंने इसको आपस में टेस्ट क्रॉस कराया, हाइब्राइड कराया, तो उनको दो तरीके के जाइगोट्स मिले, जो भी क्रॉसेस मिले। पहला था डबल टी, जो कि टॉल टी का टॉल कैरेक्टर शो करता ही। दूसरा हेट्रोजाइगस मिला, जो कैपिटल टी स्मॉल टी का, उसमें इनको दो मिले, ये देख सकते हैं आप, एक ये और एक ये, दो ये मिले। और फिर एक जो रिसेसिव ट्रेट था F1 जनरेशन का, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, तो एक रिसेसिव कैरेक्टर का मिला। यानी कि पहला जो फिनोटाइपिक रेशियो था जो हमने देखा, तो उसमें तीन थे, क्योंकि हेट्रोजाइगस वाले में भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो वो पहले वाले का जो रेशियो आया था वो 3:1 था, और जो जीनोटिपिक रेशियोज़ थे वो देखा गया, टी का 1, टी का 1 था, टी के हेट्रोजाइगस वाले के 2 थे, और इसके डफ वाले का तो 1:2:1 का रेशियो आया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला उन्होंने दोनों प्लांट्स को ले लिया, आपस में इनको क्रॉस कराया, तो हमें जो भी जनरेशन के प्लांट्स मिले वो हेट्रोजाइगस फिनोटिपिकली अगर देखा जाए उनको, तो उनके सबके कैरेक्टर सब टॉल शो कर रहे थे, पर जीनोटाइप उनका सबका हेट्रोजाइगस था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी चारों का। तो इसमें जो प्लांट्स मिले वो थे 3:1 के रेशियो में। जबकि जब उन्होंने इसी F1 के जनरेशन के दोनों टॉल टी उसको आपस में क्रॉस कराया, आप देख सकते हो इसका भी टी है और इसका भी टी है, जब दोनों को क्रॉस कराया तो हमें 1:2:1 का रेशियो मिला। ठीक, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today, these rules are called the principle of laws of inheritance, and the first law or the law of dominance, and the second law is the second law of segregation. आप ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें क्या किया, इन्होंने दो तरीके के फ्लावर लिए, एक वाइट कलर का था और एक पर्पल कलर का था।
जो पर्पल कलर का था उन्होंने इनको कैपिटल डब्ल्यू का नाम दिया। जो रेसेसिव था उन्होंने उसको स्मॉल डब्ल्यू तो वो वाइट था। जब उन्होंने पहले इन दोनों प्लांट्स का पॉलिनेशन कराया तो ये जो भी मिले वो हेट्रोजाइगस मिले। इसमें भी आप वही देख रहे हो, सेम कैरेक्टर्स है। कलर्स में भी वॉयलेट कलर आया, और जब उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो जो उनका जीनोटाइप आया वही 1:2:1 के रेशियो में आया। ठीक, अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है, देखते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड द फैक्टर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला पॉइंट है, जो भी कैरेक्टर्स थे यानी जो जीन्स थे वो केवल या जो भी कैरेक्टर्स प्लांट शो कर रहा था उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा था, एक स्मॉल यूनिट उनको सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करी थी, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। तो दूसरा था कि जो भी क्रोमोसोम्स या फैक्टर्स थे वो किस में थे, पेयर में थे। पेयर में क्यों थे, क्योंकि वन इज़ कम फ्रॉम द फादर एंड वन इज़ कम फ्रॉम द mother. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates and the other one will be recessive. तो दोनों जो ट्रेड्स होंगे उनमें से एक जो जीन होगा, एक जो फैक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, जबकि दूसरा जो फैक्टर है वो रेसेसिव होगा। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2, and it also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें ये चीज़ का पता चला कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में वो हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होता है, जबकि F2 में दोनों एक्सप्रेस होते हैं, पर जो उनका रेशियो होता है वो रेशियो उनका 3:1 का रेशियो होता है। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एली डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो ऑफ दीज नॉट सीन इन द F1 स्टेज। देखो इनमें ये कह रहा था, जो हमने पहला क्रॉस कराया था उसमें हमने देखा था ना कि जो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स आए थे वो सारे के सारे टॉल थे, पर जब दूसरा उन्होंने उन्हीं टॉल प्लांट्स को आपस में जब सेल्फ पॉलिनेट कराया यानी सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया तो F2 की जनरेशन में हमें जो ट्रेड्स मिल रहे थे वो ट्रेड्स थे, डोमिनेंट वाला भी एक्सप्रेस हो रहा था और रेसेसिव वाला फैक्टर, यानी कि टॉल प्लांट भी एक्सप्रेस हुए और रेसेसिव वाला भी एक्सप्रेस हुआ। वो अलग बात है कि फिनोटाइप में जो है डोमिनेंट वाले जो कैरेक्टर थे वो 3 शो हो रहे थे और रेसेसिव वाला 1 शो हो रहा था। ठीक, दो द पेरेंट कंटेन 2 एलीज ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एली ऑफ अ पेयर एग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ए गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। ऑफ कोर्स द होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स that are similar, while the heterozygous one produce 2 kinds of gametes each having one allele with equal proportion. तो इसमें ये आपको बताया गया है कि जब क्रॉस होते हैं तो जो एलीज होती हैं वो आप साथ वो सेग्रीगेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, और जो गैमेट होता है वो उन दोनों में से किसी एक को ही रिसीव करता है, इन्हीं दोनों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर को ही रिसीव करता है। हाँ, लेकिन जो होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं जैसे कैपिटल डबल टी वाले जो प्लांट थे वो एक ही तरीके के गैमेट्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, जबकि जो हेट्रोजाइगस हैं वो है वो 2 तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, और इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? फर्स्ट जस्ट सी द पिक्चर। 2 कलर के फ्लावर्स हैं, एक रेड कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर्स है। रेड कलर के फ्लावर्स को उन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, जबकि वाइट कलर के फ्लावर को उन्होंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रेड वाला है वो आर कर रहा है और जो वाइट वाला है वो स्मॉल आर कर रहा है। F1 जनरेशन में जब उन दोनों को क्रॉस कराया गया तो जो फ्लावर आया वो था एक कैपिटल और एक स्मॉल आर का।
तो जो फ्लावर प्रोड्यूस हुआ वो कैसा था, पिंक कलर का फ्लावर था वो। ठीक है, जब उन्होंने दोबारा इसको जब उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया उसी वैरायटी में, तो जो हमें मिला रेशियो वो 1:2:1 का मिला, यानी कि रेड वाला पहला एक मेन जो डबल आर है कैपिटल वाले ऊपर का आप देख सकते हो, वो रेड का एक एक्सप्रेस हुआ, पिंक वाले 2 एक्सप्रेस हुए, और जो रिसेसिव वाला था वो भी 1 एक्सप्रेस हुआ। तो जो इनका फिनोटिपिक रेशियो था 1:2:1 का इसमें आया, और इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी 1:2:1 आया। When experiment on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. जब ये और एक्सपेरिमेंट्स पीस पे जब कराए गए और ट्रेड्स पे, जब पीस के और ट्रेड्स को जब कंसीडर किया देखा गया, तो ये पता चला, ये मतलब ये सामने आया कि जो F1 के जो फिनोटाइप्स थे, जो फिनोटाइप आए हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ में रिजेंबल नहीं कर रहे थे, एक जैसे नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं थे, ना वो रेड कलर के थे ना वो वाइट कलर के थे, पर वो उन दोनों के बीच का कलर यानी कि पिंक कलर के थे। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर is a good example to understand incomplete dominance. In a cross between true breeding red flower and the true breeding white flower, true breeding मैंने बताया था ना जो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, तो जब इन दोनों आरओस को आपस में हमने टेस्ट क्रॉस कराया इनका, तो जो रिज़ल्ट आया वो था कैपिटल आर और स्मॉल आर, दैट इज़ द पिंक कलर. When the F1 was self pollinated, the F2 resulted in the following ratio: 1 red, 2 pink and 1 white. 1:2:1 का अभी मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, यही चीज़ लिखी है उसमें. Here the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross. तो जो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जैसे उसमें जीन्स एक्सप्रेस हुए थे तो वो तो बिल्कुल सेम वैसा ही आया, बट जो उसका जीनोटाइप, लेकिन जो फिनोटाइप आया वो थोड़ा सा चेंज आया, और जो चेंज फॉर्म था उसमें 3:1 का आया, यानी कि 3 डोमिनेंट थे और 1 रेसेसिव रेशियो. व्हाट हैपेंड वाज दैट आर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर. अब यहाँ पे एक चीज़ बात ये है कि वहाँ पे तो जो डोमिनेंट थी तो वही चीज़ें शो हो रही थी. ओके, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे तो दोनों चीज़ें, जो जीनोटाइप का रेशियो था वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड का, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज होके आया. ठीक है, क्यों इस तरीके से जो कम्प्लीटली जो डोमिनेंट स्पीशीज़ थी उसने अपने आप को पूरी तरीके से अपना ट्रेट को शो नहीं किया. तो इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है. व्हाट एग्जैक्टली इज़ डोमिनेंस, आखिर में डोमिनेंस है क्या. वाई आर सम एलीज डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, क्यों सम एलीज जो होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और बाकी सम जो है रिसेसिव होते हैं. टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट अ जीन डस एवरी जीन हैज़ यूज नो बाई नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर ट्रेट. जितने भी जीन्स हैं उनका एक ही काम होता है अपने पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने का. जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं देयर आर 2 कॉपीज़ ऑफ ईच, उनके पास में एक ही जीन, मतलब उनके पास एक ही ट्रेट के लिए 2 तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एज अ पेयर ऑफ एलीज भी कहते हैं. नाउ दीज एलीज नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन अ हाइट्रोजाइगोट, पर ये जो दोनों एलीज होती हैं वो जो तीनों दोनों एलीज होती हैं वो हमेशा एक ही जैसी वो नहीं होती, वो हेट्रोजाइगस होती हैं. ठीक है. इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलीज. नाउ दीज 2 एलीज नीड नॉट ऑलवेज बी identical as they are in a heterozygote. One of them may be different due to some changes that it has undergone which modifies the information of that particular allele contained. तो समटाइम जो हेट्रोजाइगस जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो एलीज होती हैं वो कम्प्लीटली मॉडिफाई नहीं होती हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. ये मैंने आपको
बताया था कि एक जीन था जो एंजाइम प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब उसकी 2 कॉपीज़ थी उस जीन की, या कह सकते हैं उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए उसके 2 फॉर्म थे। पहला था कि नॉर्मल एली जो थी उसकी, वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करती थी विच फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट के लिए नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करती थी। थियोरेटिकली जो मॉडिफाइड एली थी वो ही रिस्पॉन्सिबल थी ज़्यादा या फिर कम या नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, या नो एंजाइम एट ऑल। In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele. जो पहला केस था उसमें जो modified allele थी वो unmodified allele की equal थी। That is, it will produce the same phenotypic trait। यानी कि जब उसको देखा जाएगा तो उनका जो देखने पे जो उनकी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं वो एक ही जैसे लगेंगे। That is the result in the transformation of substrate। यानी कि वो सबस्ट्रेट में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को कर रही है। Such equivalent alleles pairs are very common, but if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, that phenotype may be reflected। पर अगर कोई भी एली जो है इस नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम प्रोड्यूस करी नहीं तो उसके जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एली। जो फिनोटाइपिक ट्रेट होता है वो इस पर डिपेंडेंट करता है, अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर डिपेंड करता है। जो अनमॉडिफाइड एलील होती हैं वो एक ओरिजिनल फिनोटाइप शो करती हैं और वही डोमिनेंट एली होती हैं, जबकि जो मॉडिफाइड एली होती हैं वो जनरली रिसेसिव एलीज होती हैं। हियर इज एन एग्जांपल, द रिसेसिव ट्रेट इज डीम्ड ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसेसिव ट्रेट जो देखा गया था उसका ये क्या था, या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था और या फिर एंजाइम प्रोड्यूस्ड कर ही नहीं रहा था। तो ये तो बात हो गई आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, मतलब डोमिनेंस है लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि जीन्स में मॉडिफिकेशन हो गया था या एलीज में मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आता है को डोमिनेंस। तो देखते हैं को डोमिनेंस क्या है। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग crosses where the F1 resembled either of the two parents or was in between। what in between, अभी तक हमने जो देखा तो उसमें ये था कि जो F1 में जो मतलब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो या तो दोनों जो डोमिनेंट वाला था वो प्रोड्यूस हो रहा था, या फिर इन दोनों के बीच के जो थे यानी जो मिड बिटवीन में जो थे उनके ट्रेट्स थे वो हमने पढ़ा। बट इन द केस ऑफ ए को डोमिनेंस जो F1 जनरेशन है वो रिजेंबल करती है बोथ पेरेंट्स अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। देखिए इसमें ये बताया गया है कि को डोमिनेंस की दोनों जीन्स जो हैं वो साथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम रेड ब्लड सेल्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग एक ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से होती है। एक ह्यूमन बीइंग में A, B और O तरीके की एलील्स जो होती है वो पाई जाती हैं, और यही जब आपस में जुड़ती हैं तो वो ब्लड ग्रुप्स बनाती हैं। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I। जो ABO ब्लड ग्रुप है वो जीन I से कंट्रोल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज़ अ शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय दी जीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं रेड ब्लड सेल्स की उनमें शुगर पॉलीमर्स से प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको कंट्रोल जीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। द जीन I हैज़ 3 एलील्स। जो जीन I है उसकी 3 एलील्स हैं, एक IA, एक IB और एक I। ठीक, द एलील IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर वाइल एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। जो IA और IB की एलील्स हैं वो डिफरेंट तरीके की शुगर प्रोड्यूस करती हैं, बट जो I वाली है जो सिंपल I वाली है वो किसी तरीके की कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ईच पर्सन possess एनी 2 of the 3 I genes एलील।
क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी हमें 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ईच जो पर्सन है उसके पास जो है 2 तरीके की एलीज होती है। इन तीनों में से कोई भी 2 तरीके की एलीज हमेशा प्रेजेंट होती है। एलीज IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर IA और IB जो होती हैं एलीज वो डोमिनेंट एलीज होती हैं ऑन एज कम्पेयर टू सिंपल I। इन अदर वर्ड्स व्हेन IA एंड I आर प्रेजेंट ओनली IA विल एक्सप्रेस। अगर किसी के ब्लड ग्रुप में IA और IO मतलब I सिंपल I की एलीज प्रेजेंट है तो जो IA है वही एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक। और I कोई दूसरा शुगर प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए जो शुगर प्रोड्यूस करती है वही अपने आप को शो करेगी। वेयरएज IB and I are present, IB expresses, but when IA and IB both are present together they both express their own types of sugar। तो ये कहा जा सकता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो जो बच्चा होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही जीन्स, दोनों ही एलीज जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस, क्योंकि ये कोडोमिनेंस की वजह से होता है। हैंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप्स ऑफ शुगर्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास A और B दोनों तरीके की शुगर्स होती है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलीज, तो देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलीज दैट आर पॉसिबल एंड टोटल ऑफ 6 जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड टाइप्स आर पॉसिबल। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 6 टाइप के कॉम्बिनेशन उन्होंने बताए हैं। अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 है, जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का क्या होगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर IA और I दोनों एलीज जो है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों की एलीज और IA है तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। एक ही अगर A है और दूसरी की अगर B है तो ब्लड ग्रुप जो है AB होगा। एक की अगर A है और दूसरी की सिंपल I है तो A एक्सप्रेस करेगा। अगर IB और IA है तब भी AB ग्रुप आएगा। अगर IB और IB है तो B ग्रुप आएगा। केवल I और I है, IB और I है तब भी B आएगा, और सिर्फ I और I है तो O ग्रुप आएगा। दिस इज़ हाउ हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिसाइड होता है। अगर मदर का A है और फादर का B है तो जो बच्चा होगा वो AB, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। एंड दैट इज़ ड्यू टू द कोडोमिनेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कोडोमिनेंस वाली। ठीक है, do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles? Here you can see that there are more than 2 or 3 alleles governing the same character. Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. तो एक इंडिविजुअल में हमेशा आपको 2 तरीके की एलीज देखने को मिलेंगी एक ही कैरेक्टर के लिए। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो है जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है, एलीज जो होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। तो लास्ट का पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much as on the gene product that the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो इसमें ये बताया है कि जो डोमिनेंस है वो एक ऑटोनोमस फीचर है जो जीन्स का, और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी पे उसी के लिए वो कोड करता है, उसी को एक्सप्रेस करता है। इट डिपेंड एज मच एज ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज़ टू एग्जामिन। तो ये जो जीन्स हैं, अगर जो डोमिनेंट वाले होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव वाले वो अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। अगर 2 डोमिनेंट जीन्स प्रोड्यूस हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि A और B वाला फैक्टर अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट रीड द होल टॉपिक वन मोर टाइम एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो सो दैट you can able to understand कि how
these questions are coming in your exams. Fine. Okay, take care, bye.